आर्थिक सुधारों के नायक को आखिरी नमन। पूरा देश आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं पार्थिव देह की, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। आर्थिक सुधारों के नायक नहीं रहे। एआईसीसी कार्यालय में दरअसल अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर रहे और अब पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन उनके किए गए आर्थिक सुधार, बदलाव, किए गए काम, देश के लिए दिए गए योगदान कोई नहीं भुला पाएगा और उन्हीं कामों को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का काम ही आगे होना चाहिए, जैसे अब तक होता आया है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदलकर रख दी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने फैसलों के दौरान। जब उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, आरबीआई गवर्नर रहे, तो ऐसे ऐसे उन्होंने फैसले लिए जो देश की तस्वीर बदलने के लिए काफी थे। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। जब गरीबी भंवर में फंसा हुआ था देश, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे फैसले लिए जिसकी तारीफ आज दूसरे देश भी करते हैं। और इसीलिए कनाडा के पीएम और तमाम देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने याद किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी और फिलहाल उनकी पार्थिव देह को लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी तक ये आईसीसी मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां हर कोई पहुंचा उन्हें नमन करने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए। ऐसे ऐसे फैसले और ऐसे काम उन्होंने किए जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। लेकिन कहते हैं ना कि अगर खास शख्सियत खास काम करती है तो फिर वो कम बोलता है, उसका काम बोलता है। और शायद एक उदाहरण डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं, जो खुद कम बोलते थे और उनका काम बोलता था, और आज भी उनका काम बोलता है और ताउम्र बोलेगा। उनका दिया गया योगदान, देश के लिए किए गए काम आज भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किए हुए है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। 1999 में दक्षिणी दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। 26 सितंबर 1932 को पाक स्थित पंजाब में उनका जन्म हुआ था। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिफिल की उपाधि उन्होंने कर रखी थी, पीएचडी होल्डर थे, और इसलिए हम उन्हें कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1998 में आर्थिक मामलों में भारत के सलाहकार के रूप में वो काम कर चुके हैं, जिसका काफी फायदा मिला देश को। 1966 में संयुक्त राष्ट्र के लिए भी वो काम कर चुके हैं। अब जरा सोचिए कितने महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1993 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने यूरो मनी पुरस्कार जीता था। 1994 में वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी पुरस्कार उन्होंने जीता। देश में आर्थिक सुधारों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अहम योगदान कभी न भुलाया जा सकने वाला। करीब 33 साल थे राज्यसभा सांसद, ये भी बड़ी उपलब्धि उनके नाम। 1991 में असम से पहली बार राज्यसभा सांसद वो बने थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे। इसी साल 3 अप्रैल को मनमोहन सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। अब वो वक्त जिसमें कहते हैं कि पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बौद्ध घाट पर होगा
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगमबोध घाट पर श्रद्धांजलि देंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा निगमबोध घाट जाएंगे। सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख भी अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित रहेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, कहते हैं ना कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कम बोलती हैं और काम ज्यादा करती हैं, और कहते हैं कि कई ऐसी शख्सियतें भी होती हैं जिनका सिर्फ काम बोलता है। तो हमें लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वही उदाहरण है जो खुद कम बोलते थे और उनका काम बोलता था, और वो आज भी बोल रहा है, शायद ताउम्र बोलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में, जो उन्होंने नींव को मजबूत कर दिया। देखिए, मनमोहन सिंह ये कहा करते थे कि वो साइलेंट है और साइलेंट वर्कर है, मगर जो वो कर रहे हैं हिस्ट्री उन्हें याद करेगी। तो आज देखिए कि उनके किए गए काम या उनके कार्यकाल का इतिहास आज याद किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था वो अद्भुत कार्यकाल इसलिए कहा गया क्योंकि उस दौर में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के कारण हालात विपरीत हो गए थे, और हमारा देश उस पूरी आर्थिक मंदी से अगर अछूता रहा तो उसके पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीतियां रही। और आज देखिए, आपकी पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर जी उनके इस निधन के अवसर पर राजकीय सम्मान तो घोषित किया गया है। साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से जो संवेदनाएं व्यक्त की, वो अपने आप में बहुत ही अलग तरह की हैं, क्योंकि विपक्ष के वो नेता रहे और कई ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हुई रही। आधार कार्ड जब लागू करने की बात थी, जब आधार का होना था शुभारंभ, सबसे देरी से नरेंद्र मोदी ने ही आधार कार्ड को अपने राज्य में लागू करने में थोड़ी समय लगाया था। फिर नंदन नीलेकनी उनके पास पहुंचे और उन्हें जो बताया गया आधार की उपयोगिता के बारे में। नरेंद्र मोदी खुद गैजेट्स को पसंद करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। हाईटेक जो भी नए कहा जा सकता है नीतियां होती थी उसको पसंद करते थे, और नवाचार को वो पसंद करते थे। जब उन्हें पता लगा, नंदन नीलेकनी ने उन्हें बताया कि किस तरह से आधार को और आधार के पीछे जो मनमोहन सिंह का कंसेप्ट है वो क्या है, समझे वो। और उसके बाद आप देखिए कि आज आधार कार्ड का जो मकसद है वो कहा जा सकता है कि अमेरिका जैसे कंट्री ने, यूरोप ने भारत के इस आधार सिस्टम को इतना बखूबी माना और समझाया। आज हम एक क्लिक के अंदर तमाम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कल मैं जब डॉक्टर सीपी जोशी के साथ बात कर रहा था, उनका जब इंटरव्यू ले रहा था, वो मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे जी। और जब मनरेगा लागू हुआ तब सीपी जोशी के पास ही वो महकमा था, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास था। तो बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बातें जो मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई, उनमें एक सबसे बड़ी बात थी डीबीटी लागू करना, बैंक लिटरेसी लागू करना। आज अगर हम ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत सचेत रहते हैं, सावचेत रहते हैं, या हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम जो काफी मजबूत माना जाता है, फ्रॉड होता है लेकिन फ्रॉड व्यक्ति की खुद की गलती से होता है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से आप अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो कहा जा सकता है वो एक दुनिया में शायद सर्वाधिक जो लोग होंगे वो हिंदुस्तान में जो ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन। और ये तमाम जो चीजें थी, ये डीबीटी के जरिए इसको एक अलग दिशा मनमोहन सिंह ने दी। डॉक्टर सीपी जोशी ने कई ऐसी बातें उनको लेकर बताई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो साइलेंट रहते थे, लेकिन जब बोलते थे तब काम की बात बोला करते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको पहली बार जब कैबिनेट में शामिल किया जा रहा था तब आपको कब पता लगा, कैसे पता लगा, तो उन्होंने कहा मेरे पास मनमोहन सिंह का सबसे पहली बार फोन आया कि आपको कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया जाए, और उसके बाद फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फोन आए, और उसके बाद टॉप 20 कैबिनेट मिनिस्टरों के अंदर 19वां नंबर सीपी जोशी का था जब उन्होंने शपथ ली थी सेंट्रल हॉल में।
तब सीपी जोशी ने कहा कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके लोग उनके साथ कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। सोचिए, सुशील कुमार शिंदे उस समय थे, विलासराव देशमुख उस समय थे, शरद पवार उस कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। उस कैबिनेट के अंदर बहुत दिग्गज नेता और जो मुख्यमंत्री नहीं रह चुके लेकिन फिर भी दिग्गज थे, उनमें कपिल सिब्बल है, पी चिदम्बरम है, ऐसे वर्ल्ड क्लास लीडर उस समय मनमोहन सिंह कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। और सबसे बड़ा जो चेहरा था प्रणब मुखर्जी, वो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने। तो आप सोचिए कि किस तरह की कैबिनेट थी। उसमें राजस्थान के एक नेता डॉक्टर सीपी जोशी को लिया गया, उन पर विश्वास जताया गया। हम राजस्थानियों के लिए भी फख्र की बात थी कि वो मनमोहन सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे और उन्होंने उस कार्यकाल में वो उनको ऐसा महकमा दिया गया, सब सोचकर आश्चर्यचकित थे कि वो महकमा दिया गया जो आमतौर पर बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को दिया जाता है और जिसके पीछे राहुल गांधी का मॉडल काम कर रहा था या मनमोहन सिंह का मॉडल काम कर रहा था कि हमें आगे चलकर मनरेगा जैसी योजना लेकर आनी है। और इस मनरेगा के कारण ही कोरोना जैसी महामारी के वक्त भी गाँव में बैठे आदमियों को, गरीबों को, किसानों को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। अगर कोरोना के समय मनरेगा जैसा कंसेप्ट नहीं होता तो बहुत हालात दिक्कत पैदा की जाती। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ता पूनम अपने आप में बेमिसाल जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, उससे जुड़ी कई बातें हैं हमारे। आज आप देखिए तस्वीरों में सब तमाम नेता, चाहे सोनिया गांधी है, उससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर संवेदनाएं व्यक्त की। नरेंद्र मोदी ने न केवल संवेदनाएं व्यक्त की बल्कि उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया। उन्होंने बताया भी किस तरह से वो मनमोहन सिंह के आदर्शों को समझते थे, जानते थे। और बीजेपी के तमाम नेताओं ने जिस तरह से मनमोहन सिंह को लेकर अपने वक्तव्य जारी किए वो बिल्कुल अलग है। वो इसलिए अलग है कि संसद के अंदर विपक्ष ने उन पर तीखे हमले किए, विपक्ष ने उनको म्यूट मोहन तक कहा, विपक्ष ने उनको बहुत कुछ कहा, उनको एक कठपुतली प्रधानमंत्री तक कहा गया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक कहा गया। लेकिन इन सब के बावजूद बीती ताए बिसार आगे की सुधले, वो वाली कहावत यहाँ पर बीजेपी ने अपनाई। मुझे लगता है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी के इस पूरे स्टेप के पीछे क्या कुछ रहा होगा ये अलग बात हो सकती है। और उनके स्मारक वाली बात पर भी मुझे लगता है योगेश जी कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी का हर स्टेप अपने आप में एक अलग तरह का स्टेप होता है। इसको समझने के लिए आपको पूरा अपना ज्ञान लगाना पड़ता है। आप देखिए, मनमोहन सिंह के निधन से लेकर और अब तक हमने 2 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो प्रतिक्रिया हमने देखी, वो अपने आप में ये जताती और बताती कि किस तरह से बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बिल्कुल अलग तरह के नेता की तरह अपने पार्टी के अंदर प्रस्तुत कर दिया। बिल्कुल। जो पहले जो उनके बारे में कहा गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, संसद के अंदर, संसद के बाहर जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनके ऊपर हमले किए गए, लेकिन निधन के बाद जिस तरह से उनके बारे में टिप्पणी आई है वो हमारे देश की स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को भी सामने लाती है कि हमारा देश किस तरह से है। ये वही देश है जब विदेश में जाकर अटल जी ने इंदिरा गांधी के लिए कहा था कि वो दुर्गा है। ये वही कंट्री है जब संसद में अटल जी ने इंदिरा गांधी के लिए क्या टिप्पणी की थी। बिल्कुल। और बाहर जाकर भी जिस तरह से आज इस स्वस्थ राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सभी दलों के नेताओं को अपनाना चाहिए। और बहुत सारी ऐसे मौके होते हैं जब संकट के समय हम एक नजर आते हैं, तो ये कोरोना के समय एक नजर आए, हमने राजस्थान में भी देखा, देश में भी देखा। बिल्कुल। और पुणे में ये वाकई में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि हमारे राजस्थान से वो राज्यसभा के सांसद रहे। हमारा राजस्थान से आखिरी जो रहा उनका। जी, बात कंप्लीट कीजिएगा योगेश जी। आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसे नेता को इस तरह से लोग, उनके चाहने वाले विदाई दे रहे हैं जो कभी खुद लोकप्रिय नेता नहीं रहा, जो खुद कभी ऐसा नेता नहीं रहा जो जमीनी नेता कहा गया हो। वो तो एक ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेसी से वो राजनीति में आए और बाद में जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई तब मनमोहन सिंह का नाम आगे किया गया और पूरी कांग्रेस भी चौंक गई थी उस समय
लेकिन आगे चलकर मनमोहन सिंह की नीतियों ने उनके सुधारों के लेकिन योगेश जी इसे समझाइएगा, वो 33 साल तक रहे सांसद और दूसरी तरफ देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण पदों पर, आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री, इसके अलावा 10 साल प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी राजनीति में नहीं आए। ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, राजनीति में उनको कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। वो अपने आप में अलहदा व्यक्तित्व के धनी थे और केवल वो वही सोच रखते थे कि कैसे गांधी परिवार का जो विजन है उसको वो आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री रहे तो ब्यूरोक्रेट की तरह उन्होंने अब अपनी सरकार को चलाने का काम किया। उन्होंने उम्दा व्यक्तियों को उम्दा काम दिया और आपको ध्यान होगा कि उनका एक अलग स्टाइल था जी। उन्होंने मंत्रियों को GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उनको तब्दील करके और फिर उनसे उनका आउटपुट लिया और इसी कारण उन्होंने अपने जो महत्वपूर्ण महकमे हैं उनको बेस्ट से बेस्ट वर्किंग स्टाइल में अपनाया। तो ये जो GOM मॉडल है ये वो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे जब प्रधानमंत्री थे। और अब हम तस्वीरों में भी देखेंगे किस तरह से राहुल गांधी हमें नजर आते हैं और उस पार्थिव देह से जुड़ा जो वाहन है जिस पर अंतिम विदाई मनमोहन सिंह की हो रही है और तो वो चेहरे भी हमें नजर आते हैं। और दूसरा, क्योंकि वो सिख समुदाय से आते थे तो ये भी था कि वो सिखों की राजनीति करें, पंजाब की राजनीति करें, पंजाब की चर्चित चेहरे बने, लेकिन इससे भी उन्होंने परहेज किया। आपको ध्यान होगा वो असम से राज्यसभा के सांसद चुनकर आए जी। बाद में वो राजस्थान से भी राज्यसभा के सांसद बने। उनका ये कभी भी उनकी इच्छा नहीं रही कि पंजाब में जाकर ये बताने की कोशिश करे कि मैं सिख कम्युनिटी से आता हूँ, सिखों का नेता हूँ, मैं सिखों की आवाज बुलंद कर रहा हूँ प्रधानमंत्री बनके। ये कभी भी उनको ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो केवल अपने काम से, अपने काम के जरिए अपनी लकीर खींचना चाहते थे, एक अलग तरह का इतिहास बनाना चाहते थे। और जैसा कहा कि मैंने कहा कल भी कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री की तरह अगर कोई देश में दूसरा प्रधानमंत्री ईमानदारी के लिए जाना जाएगा, कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाएगा, और वो उनमें एक आपको मनमोहन सिंह नजर आएंगे जिन्होंने राजनीतिक रूपी दलदल में उजले चेहरे की तरह वो रहे। कभी अपने सफेद कुर्ते पर कभी कोई किसी तरह का दाग उन्होंने लगने नहीं दिया। अंतिम वर्षों में उनके कार्यकाल के प्रधानमंत्री के तौर पर जब आरोप लगे, जब उनके कार्यकाल में 2G स्कैम और ये तमाम आरोप लगे जो सहयोगी वो कोयला घोटाला, 2G स्कैम, ये सारे तमाम आरोप लगे होंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप विस्तार से समझाइएगा। लेकिन उस वक्त भी जब उन्हें लगा कि कुछ मंत्रियों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं तो उन्होंने उनको बचाने की कोशिश भी पीछे कर दी थी। मतलब वो उन्होंने कोई कोशिश तक भी नहीं की। ये भी बेहद महत्वपूर्ण कदम था, बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। देखिए, करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो हथियार जो उन्होंने सामने लेकर आए वो था राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, आप आज जाकर किसी भी विभाग में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में क्या काम हुआ, मेरे काम का क्या हुआ। ये राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए आप जान सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ उन्होंने कई तरह के अधिकार दिए, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन अपने आप में एक सशक्त व्यवस्था रही जिसने कहा जा सकता है कि कई घोटालों को उजागर करने का काम किया। तो इसलिए घोटालेबाज या भ्रष्टाचारी का साथ वो कभी दे ही नहीं सकते थे, उनके नेचर में ही नहीं था कि वो करप्शन या करप्ट व्यक्ति का साथ दे। और यही कारण रहा कि भले ही सरकार चली गई, उन्होंने ना तो कभी भी उन दागी नेताओं के पक्ष में बोलने का काम किया और ना ही कभी उनका साथ देने का काम किया। उन्होंने वो काम किया जो जनहित का था। राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए, राइट टू एजुकेशन लेकर आए, राइट टू फूड लेकर आए और अलग तरह की क्रांति को उन्होंने जन्म दिया। सबसे बड़ी जरूरत होती है पूनम, आज हम सब एक कहा जा सकता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, महंगाई कम से कम हो, हमारे घर की जरूरतें पूरी हो, हमारे बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्राप्त हो सके, उनको रोजगार मिल सके भविष्य में। और ये तमाम चीजें तब हो सकती है जब आप महंगाई से आप मुकाबला कर सकते हो। एक मध्यम वर्ग गरीब परिवार अगर महंगाई से मुकाबला कर पाता है तभी वो उसका जीवन सुखी संपन्न हो सकता है। जी। उस दिशा में मनमोहन सिंह ने जो काम किया
आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण रोजगार के जो अवसर है वो पैदा हुए, देश में निवेश वो लेकर आए, और निवेश जो उनके समय में, उनके पहले के समय में जो तकरीबन 1% था, वो 10 गुना बढ़कर 10% तक पहुंच गया। तो निवेश का जो उन्होंने माहौल तैयार किया, उससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। महंगाई को उन्होंने नियंत्रित करके रखा अपने समय के अंदर, और वो भी तब जब देश गरीबी भंवर में फंसा हुआ था। और वो वित्त मंत्री के बाद जब उनका पहला भाषण था तो लाइसेंस राज खत्म करने वाला वो फैसला भी बेहद शानदार रहा, जिसका असर भी पॉजिटिव नजर आया धरातल पर। योगेश जी, बिल्कुल ये बात सही है पूनम कि लाइसेंसकरण के कारण करप्शन का जन्म होता है। और मेरा ये मानना है, चाहे निकाय स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे और दूसरे आगे तक हम बात करें, लाइसेंस राज को वाकई में पूरी तरह खत्म करने की आवश्यकता आज भी जरूरत है। आज भी निचले स्तर पर लाइसेंस राज हमें दिखता है, चाहे अलग अलग सेक्टर्स में दिखे। ये जो बात थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल की, तो उन्होंने तमाम जो उनके साथ चेहरे थे, जो मंत्रालय, जो गुणी चेहरे थे, उनसे जो उन्होंने एक्सपर्टीज से राय लेकर आगे काम किया। जैसे नंदन नीलेकणी है, नंदन नीलेकणी राजनेता नहीं थे, नंदन नीलेकणी अपनी सेवाएं हिंदुस्तान के बाहर दे रहे थे। मनमोहन सिंह ने उनसे संपर्क किया, मनमोहन सिंह उनको लेकर आए, उनको आधार नाम से जो नया मॉडल वो देश में लेकर आ रहे थे, उसका उन्होंने पूरा कार्यभार दिया। और नंदन नीलेकणी ने उस आधार को इस तरह से बनाकर आगे प्रस्तुत किया है, जिसको लेकर आज हम हर आदमी, ठीक है, एक तुलना और हो रही है योगेश जी, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से पाकिस्तान चले गए थे, और ऐसे में एक ये तुलना हो रही है। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन पड़ोसी मुल्क को लेकर किस तरीके का स्टैंड रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो कभी गए नहीं अपने कार्यकाल में, या संसद का सदस्य रहते हुए भी वो कभी गए नहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हम जिक्र करें, तो इसे लेकर भी जरा समझाइएगा किस तरीके का स्टैंड था उनका पड़ोसी मुल्क को लेकर। देखिए पूनम, अगर मैं अपने मन की टिप्पणी करूं यहाँ पर, जी जी, तो मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के लिए जाने गए। वो देश में एक नवाचार और एक आर्थिक क्रांति के लिए जाने गए, लेकिन विदेश नीति के मामले में वो उतने परिपक्व नहीं थे। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत सालों पहले मैं एक बार जब नटवर सिंह का इंटरव्यू ले रहा था, तो नटवर सिंह ने मुझे बताया जी कि एक प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा जो रोल होता है प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो होता है पड़ोसी मुल्कों को साधना, पड़ोसी मुल्कों की यात्राएं करना, जिससे आपकी देश की सरहद चाक चौबंद रहे। तो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थोड़ा वीक रहे, वो अपने पड़ोसी मुल्कों की यात्रा नहीं कर पाए, और इस मामले में नरेंद्र मोदी ने अलग लाइन खींच दी जी। ये अलग बात है कि बांग्लादेश के हालात किस तरह से पैदा हो चुके, वहाँ के आंतरिक हालात जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, वहाँ के हालात के कारण वहाँ अस्थिर हो गया। मालदीव भी चाइना के इशारे पर चल रहा है, बांग्लादेश भी चाइना के इशारे पर कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी श्रीलंका को साधा गया भारत की तरफ से जी, और वहाँ के नए राष्ट्रपति जो कि मार्क्सवादी हैं, जो कि कॉमरेड हैं, और लग रहा था कि वो आएंगे तो चाइना परस्त होंगे, लेकिन बीजेपी ने सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और खास तौर से इस मामले में एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। विदेश वैश्विक नेता के तौर पर और विदेशी राजनीतिक सामरिक ताकत के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो जगह बनाई, वैसी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बना पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश राजनीति को लेकर थोड़े से मुझे लगता है कि वो पीछे रहे। उन्होंने पड़ोसी मुल्कों को लेकर जिस तरह का उनका रवैया था, उनको यात्राएं करनी चाहिए थी। अपने से पूर्ववर्ती कहा जा सकता है जो नेता रहे उनके, खासतौर से राजीव गांधी जो वैश्विक नेता के तौर पर जाने गए, और राजीव गांधी का जो कद था वो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उस समय का वो दौर था जब पाकिस्तान को खुले में अमेरिका का समर्थन था। तब राजीव गांधी और रशिया के बीच में जिस तरह से बॉन्डिंग पैदा हुई वो अद्भुत थी। और मिखाइल गोर्बाचोव उस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और उस दौर में राजीव गांधी और मिखाइल गोर्बाचोव ने जो मिलकर जो भोपाल स्तूप है, जिसको लेकर घोटाले के कई आरोप राजीव गांधी पर लगे,
जी। बेदाग साबित हुए और उनके मन में मैल भी रहा राजीव गांधी के आखिरी समय तक, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते थे। और आगे चलकर जब कारगिल का वॉर हुआ तब आप देखिए कि यही वो पोर्स की तोप जो रशिया से खरीदी गई थी, जी। इसी ने बाद में अपने आप में कमाल का प्रदर्शन किया। और स्वीडन हुआ, रशिया हुआ, और इन देशों के साथ जो सामरिक जो समझौते किए उस समय भारत ने, मनमोहन सिंह की रुचि विदेश नीति को लेकर अलग तरह की रही होगी। चलिए, विदेश नीति का जिक्र कर रहे हैं, आपने बहुत ही बखूबी बताया, डिटेल में समझाया भी योगेश जी। लेकिन शांति की, वो कहते हैं ना कि जब तक यात्रा नहीं होगी पड़ोसी मुल्क के साथ, खासकर पाकिस्तान जैसे देश, और शांति कायम करने की जो वार्तालाप होती है वो टेबल टॉक करके या यात्राएं करके एक दूसरे के मुल्क जाकर, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, उसमें परिपक्व नहीं थे। लेकिन एक डील के मामले में, न्यूक्लियर डील का हम जिक्र कर लेते, जो अमेरिका के साथ हो पाई, अपने मुकाम तक पहुंचाया, जिसके खिलाफ हर कोई था, लेकिन इस पर वो अड़िग हो गए थे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा कहा जा सकता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल का सबसे बड़ा निर्णय था न्यूक्लियर डील का, और जिसको लेकर कहा जा सकता है कि बहुत मजबूती के साथ वो चाहते थे न्यूक्लियर डील, बहुत मजबूती के साथ ही चाहते थे, और इसी कारण से इस न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाया गया जी। और इस न्यूक्लियर डील के कारण भारत एक अलग तरह से नजर आया पूरी दुनिया के अंदर। और उस समय आप देखिए कि देश के अंदर इस पूरे मुद्दे पर बहुत राजनीति भी हुई और क्रिटिसाइज किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने फैसलों के जरिए और न्यूक्लियर डील के जरिए परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में जो कदम उठाया जी। वो आज हम उसका रिजल्ट देखते हैं तो ये मानते हैं कि भारत सबसे बड़े अगर विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ता है, और जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, तो वो न्यूक्लियर डील एक अपने आप में उस समय मील का पत्थर साबित हुई जी। और आज नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पर देश की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें मनमोहन सिंह जी के कंसेप्ट जो थे वो भी अपने आप में रोल मॉडल की तरह सामने आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि पढ़े लिखे एक सीजेंट साइलेंट लीडर के तौर पर उनकी छवि रही, और बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी से निकलकर और देश के महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे, उच्च पदों तक पहुंचे, और फिर वो अपने नाम को सार्थक कर जाए। बिल्कुल। और ऐसा ही काम देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया, और ये काबिल गौर है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज हमें मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री मिला इस देश को। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब पंडित नेहरू से लेकर अब नरेंद्र मोदी तक के प्रधानमंत्रियों के कार्यकालों की बात करते हैं, तो शुरू के वो 15 साल जब नेहरू प्रधानमंत्री रहे और उनके दौर में भारत जब आजाद हुआ, और उसके बाद भारत ने खुद को अपने आप को खड़ा किया, जहाँ पहले कभी बिल्कुल उत्पादन नहीं होता था, वहाँ पर बिल्कुल योगेश जी, आपने सही कहा, और जिस तरीके से आपने डिटेल में पूरी जानकारी दी, बताया किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, चाहे वित्त मंत्री के रूप में, आरबीआई गवर्नर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। दर्शकों को बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से बताने के लिए। और मनमोहन सिंह थोड़ी ही देर में निगमबोध घाट और वहां पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन उनके किए गए काम, आर्थिक सुधार, दिए गए योगदान, लिए गए फैसले हमेशा याद रहेंगे उनके कामों के जरिए, और दिए गए योगदान को ताज़ा रखेंगे उनके समर्थक अपने जहन में ताउम्र। तस्वीरें लगातार दिखा